नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 3 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अब हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़के, कहा प्रदेश में बढ़ाए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को जल्द वापस ले सरकार। राज्य सरकार की ओर स्पेशल रोड टैक्स की नई दरें निर्धारित करने पर अब हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। इससे पहले जहां बाहरी राज्यों की मांग पर सरकार ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहनों के लिए बढ़े हुए टैक्स में कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार ने बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों को छूट दे दी है, लेकिन हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बढ़ा दिया है। ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उप मुख्यमंत्री व परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर यह टैक्स वापस लेने की मांग की है। अधिसूचना के तहत परिवहन विभाग ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिक्शा पर प्रति वर्ष 2005 सीटर से कम 8000 सालाना, 10 सीट से कम 5 से ज्यादा पर 2000 पर सीट सालाना, 20 सीट से कम 10 से ज्यादा 3000 पर सीट सालाना और 23 सीटों या इससे अधिक सीट पर 5000 पर सीट सालाना तय किया है। ऑपरेटरों का कहना है कि यह टैक्स बहुत अधिक है। पहले आल्टो कार यानी 4+1 यानी 5 सीट से कम वाहन का सालाना टैक्स 1350 रुपए होता था। इसके अतिरिक्त 7+1 सीट वाली गाड़ी का 4800 होता था। वहीं 9+1 वाली गाड़ी का 6700 और अब यह 18000 रुपए बन रहा है। वहीं 12+1 वाली गाड़ी का पहले टैक्स 9000 रुपए सालाना टैक्स होता था। अब यह 27000 रुपए टैक्स बन रहा है। कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर, अध्यक्ष मकर ध्वज शर्मा और महासचिव संदीप कंवर का कहना है कि टैक्सी कारोबार पहले से ही मंदा चल रहा है और सरकार ने सालाना टैक्स बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बढ़ाए हुए टैक्स को तुरंत वापस ले। मकान किराए के लिए मिलेंगे 74.25 लाख, 246 परिवारों को मिलेगी राहत, सरकार ने खोला खजाना। प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74.25 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर उपमंडल के 2, घुमारवीं उपमंडल के 44, झंडूता उपमंडल के 9 परिवार शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। झंडूता निवासी निर्मला देवी ने बताया कि आपदा के दौरान उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा मकान का किराया अदा करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है और राशन भी निःशुल्क ही प्रदान किया जा रहा है। बिलासपुर निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि आपदा के दौरान उनके घर में दरारें आ गई थीं।
राज्य सरकार द्वारा अब उन्हें मकान का किराए अदा करने के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मंडी जिला में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान का किराए प्रदान करने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। जिला के तहत थुनाग उपमंडल में 13, सरकाघाट उपमंडल में 75, धर्मपुर में 10, बाली चौकी में 8, जोगिंद्रनगर में 9 तथा गोहर उपमंडल में 3 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार इन परिवारों को 35.40 लाख रुपए मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। कांगड़ा में 73 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से 7 कांगड़ा उपमंडल, 13 जवाली, 24 नूरपुर, 11 धीरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराए के रूप में 21.90 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है सुक्खू सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में संवेदनशील सरकार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। यह मुख्यमंत्री की ही सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवनयापन के दृष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हर प्रभावित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। अमृतसर शिमला उड़ान अब 16 नवंबर से पायलट की ट्रेनिंग न होने के चलते 1 नवंबर से शुरू नहीं हो पाई थी फ्लाइट। पंजाब के अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर को हवाई उड़ान शुरू होगी। पहले यह हवाई सेवा 1 नवंबर को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से 1 नवंबर को एलायंस एयर कंपनी उड़ान शुरू नहीं कर पाई। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि शिमला का मौसम काफी खराब रहता है। इसके चलते पायलट की ट्रेनिंग में काफी समय लग गया। अब 16 अक्टूबर से हवाई सेवाएं अमृतसर से शिमला को शुरू हो जाएंगी। एलायंस एयर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि सप्ताह में 3 दिन अमृतसर से शिमला और शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट उड़ेगी। मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को यह फ्लाइट चलेगी। शिमला से सुबह 8:10 बजे जहाज उड़ान भरेगा और 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगा। वहीं अमृतसर से 9:35 पर जहाज उड़ान भरेगा और 10:35 बजे शिमला पहुंचेगा। शिमला से अमृतसर के लिए हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने पर एलायंस एयर का 48 सीटर जहाज उड़ान भरेगा। 1 माह पहले से भुंतर हवाई अड्डे पर एलायंस एयर का जहाज अमृतसर से 40 से अधिक यात्रियों को लेकर पहुंचता है और यहां से हवा के दबाव को देखते हुए अधिकतम 30 यात्रियों को अमृतसर लेकर जाने की व्यवस्था रहती है। बता दें कि सामान्य तौर पर अमृतसर के लिए होने वाली हवाई उड़ान में रोजाना 25 से 30 यात्री जाते हैं। इतने रुपए में मिलेगा टिकट। शिमला से अमृतसर जाने के लिए 2,000 रुपए की टिकट होगी। टिकट बुक कराने के लिए यात्री एलायंस एयर की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारियां भी वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। एलायंस एयर के अधिकारियों का कहना है कि शिमला से अमृतसर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी।
क्रिप्टो मामले में यूपी के मास्टरमाइंड अभिषेक के अलावा मिलन गर्ग का नाम भी सामने, लोगों के लगवाए करोड़ों। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के तार यूपी के लोगों से भी जुड़े लगे हैं। फर्जी क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मास्टरमाइंड अभिषेक के बाद अब मिलन गर्ग का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा कि उसने भी लोगों के करोड़ों रुपए लगवाए हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। गत दिनों एसआईटी जीरकपुर सहित पंचकुला में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। ठगी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस रिमांड में कई अहम खुलासे किए हैं। एसआईटी ने बीते सोमवार को जीरकपुर में छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज और आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई है। पुलिस आरोपी से सुभाष की संपत्ति की जानकारी भी जुटा रही है। एसआईटी क्रिप्टो करेंसी ठगी में शामिल आरोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि लोगों के करोड़ों इन्वेस्ट करवाने वाले 90 लोग शामिल हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कई लोगों ने पैसे के बदले जमीनें तक लोगों को दे दी हैं। पुलिस आरोपी मास्टरमाइंड अभिषेक की चेन में जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है, जिसके बाद अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गौर हो कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले को लेकर एसआईटी ने गत रविवार को 6 जिलों में 41 जगहों पर छापेमारी की थी। एसआईटी ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में 7, मंडी में 2, ऊना में 2, हमीरपुर में 25, बिलासपुर में 4 और सोलन में 1 जगह सहित कई जिलों में 41 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। एसआईटी ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं, जिनमें आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा एसआईटी ने वाहन विवरण जब्त कर लिया है और अपराध की आय से संबंधित विभिन्न विवरण प्राप्त किए हैं। करोड़ों के ठगी मामले में हिमाचल पुलिस की एसआईटी और पंजाब पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। ठगी मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। छात्रों को पक्ष रखने का मिलेगा एक मौका। एनआईटी मामले में प्रबंधन करेगा व्यक्तिगत सुनवाई, बीओडी में जाएगी कार्रवाई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर में पिछले सप्ताह एक छात्र की मौत और संस्थान के कुछ छात्रों की नशे में संलिप्तता को देखते हुए एनआईटी प्रबंधन आने वाले समय में संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए 8 छात्रों पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले सभी छात्रों की अनुशासन कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई होगी, उसके बाद मामला बीओडी में जाएगा। बीओडी से तय होगा कि इन छात्रों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अभी 2 छात्र 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। ऐसे में फिलहाल प्रबंधन अभी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रबंधन देखेगा कि जिन छात्रों पर जिस जिस तरह के आरोप लगे हैं, उनमें उनकी कितनी संलिप्तता रही है। यही नहीं, जो 2 छात्र इस वक्त न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं, उनको लेकर क्या रिपोर्ट पुलिस की आती है, उसे भी देखा जाएगा। उसके बाद संस्थान तय करेगा कि किस छात्रों को हॉस्टल से निकाला जाए, किसको संस्थान से और किसे वार्निंग देकर छोड़ा जाए। बता दें कि 6 छात्रों व 2 छात्राओं की विभिन्न अनवांटेड गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है। हालांकि अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को सौंप दी है, लेकिन छात्रों के लिए जो गाइडलाइन बनी है, उसके अनुसार प्रबंधन हर छात्र को फिजिकली सुनवाई का एक मौका देता है। उनके माता पिता से भी बात की जाती है। इसके बाद बीओडी में तय होता है
कि ऐसे छात्रों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। विदित रहे कि 23 अक्टूबर अल सुबह NIT हमीरपुर में एमटेक प्रथम वर्ष के एक छात्र की कमरे में मौत हो गई थी। मौत का कारण कथित नशे का सेवन बताया गया था। उसी दिन पुलिस ने संस्थान के 2 छात्रों और 2 ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया था, जो कि मौजूदा समय में जुडिशियल रिमांड पर हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को चरस के साथ, कुछ को हुड़दंग मचाते और 2 छात्राओं को नशे में धुत पकड़ा गया था। बुलाए जाएंगे अभिभावक। प्रो अर्चना नानोटी, रजिस्ट्रार NIT हमीरपुर ने बताया कि संस्थान के जिन भी छात्रों की अनवांटेड गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है, उन्हें फिलहाल अपना पक्ष रखने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा। उनके अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा। उसके बाद तय होगा कि क्या एक्शन लेना है। हम सब यहाँ छात्रों के लिए ही बैठे हैं। उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन अनुशासन में सबको रहना होगा। लैंडिंग करते पैराग्लाइडर क्रैश, पायलट जख्मी। उतराला के पहाड़ी क्षेत्र में हादसा, बचाव को रेस्क्यू टीमें भेजी। पैराग्लाइडिंग की विश्व विख्यात घाटी बिलिंग में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते बिलिंग से उड़ान भरने के तुरंत बाद गुरुवार सुबह फ्रांसीसी फ्री फ्लायर पैराग्लाइडिंग पायलट फेबियन रीनर दुर्घटना का शिकार हो गया। पैराग्लाइडर उतराला के पहाड़ी इलाके के बिग फेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसे आंशिक रूप से चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने तत्काल एक बचाव हेलीकॉप्टर की सहायता का अनुरोध किया है, साथ ही एक ग्राउंड रेस्क्यू टीम भी जुटाई है। उधर प्रशासन ने सभी पैराग्लाइडर्स को सतर्क रहने और बिलिंग में आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने जोखिम पर उड़ान भरने की सलाह दी है। बैजनाथ के SDM देवी चंद ठाकुर ने बताया कि बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के दौरान एक फ्रांसीसी भरी फ्लायर बिग फेस की पहाड़ियों में फंस गया। शुक्रवार को चॉपर के माध्यम से पायलट को वापस लाने का प्रयास जाएगा। उन्होंने कहा कि पायलट को आंशिक रूप से चोटें आई है, वह उसके साथी उसके पास पहुंच चुके हैं। गौर हो कि बिलिंग में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चल रहे क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप के चलते 33 देशों से 500 के करीब विदेशी पैराग्लाइडर पायलट घाटी पहुंचे थे, जिनमें से करीब 300 से ज्यादा फ्री फ्लायर पहुंचे थे। 3 गंवा चुके हैं जान। अभी हाल ही में 3 पायलटों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भले ही उनमें से एक वह पायलट भी था जो ट्रेनिंग ले रहा था। अगर बिलिंग में हादसों का यही क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बिलिंग का अस्तित्व ही खतरे से पड़ता नजर आएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग के साथ साथ जिला उपमंडल प्रशासन को समय रहते कदम उठाने होंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग खरीदेगा यूज्ड ऑयल, 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी खरीद। डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर में शुरू की पहल। खाद्य सुरक्षा विभाग 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब यूज्ड ऑयल खरीदेगा। एजेंसियां इस यूज्ड ऑयल को खरीदकर बायोडीजल बनाएंगी और बाजार में दोबारा इसका उपयोग हो सकेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि दुकानदार एक ही तेल में खाद्य पदार्थों की तलाई करते हैं, जो कि ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान तो इस तरह के मामले बाजार में अधिक देखने को मिलते हैं। एक ही तेल से खाद्य पदार्थों को तला जाता है ताकि दुकानदार कम खर्चे में अधिक कमाई कर सके। यदि किसी भी खाद्य सामग्री को 2 या 3 से अधिक बार एक ही तेल में तला जाए तो वह खाद्य पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 3 से अधिक बार खाद्य पदार्थों को एक ही तेल में तलने से ग्राहकों को कैंसर होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। वहीं अगर ऐसा कोई दुकानदार बाजार में पाया जाता है तो नियमों के अनुसार उस पर कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर या तो जुर्माना लगाया जाता है या फिर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। दाविजा सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि विभाग 30 रुपए किलो के हिसाब से यूज्ड ऑयल खरीदेगा। इससे दुकानदारों को भी मुनाफा होगा और विभाग की आय बढ़ेगी। दुकानदार एक ही तेल से खाद्य पदार्थों की तलाई करते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग हानिकारक होता है। इससे कैंसर तक होने की संभावनाएं होती हैं। यूज्ड ऑयल सेहत के लिए हानिकारक। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो यूज्ड ऑयल सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़े का खतरा होता है। साथ ही शरीर में फैट आने से हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं यूज्ड ऑयल से लीवर कैंसर और पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार के तेल का उपयोग न करें और न ही ऐसे तेल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कल मौसम खराब, 4 नवंबर से खिलेगी धूप, 7 को फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम के खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश में शुक्रवार को मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, हल्की बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फाहे भी गिर सकते हैं। हालांकि भारी बारिश और बर्फबारी की प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। वहीं शनिवार से प्रदेश में मौसम फिर से साफ हो जाएगा। 6 नवंबर तक फिर मौसम के खराब रहने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 से प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है। इस दौरान भी प्रदेश में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। वहीं अक्टूबर महीने में प्रदेश में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अक्टूबर महीने में 27.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जब आमतौर पर अक्टूबर महीने में 25.1 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज की जाती है। चंबा जिला में सबसे ज्यादा 68.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर जिला में सामान्य से 139% बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में दर्ज की गई है। वहीं वीरवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन में धूप खिलने से मौसम जहां सुहावना बना हुआ है, तो वहीं सुबह और शाम के समय वातावरण में हल्की ठंडक आ गई है। शनिवार को शिमला में न्यूनतम तापमान 10.7, सुंदरनगर 9.1, भुंतर 8.1, कल्पा 4.1, धर्मशाला 14.2, ऊना 11.6, नाहन 14.9, केलांग 1.5, पालमपुर 10.5, सोलन 8.8, मनाली 6.4, कांगड़ा 11.6, मंडी 9.1, बिलासपुर 12.8, चंबा 10.8, डलहौजी 10.0, जुब्बड़हट्टी 13.0, कुफरी 9.5, कुकुमसेरी 1.7, नारकंडा 7.5, भरमौर 13.0, रिकांगपिओ 6.5, सेवबाग 7.8, धौलाकुआं 12.9,
बर्थीन 10.5, मशोबरा 10.8, सराहन 9.5 और देहरा गोपीपुर में 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 21.5, सुंदरनगर 28.4, भुंतर 28.8, कल्पा 18.9, धर्मशाला 27.0, ऊना 29.6, नाहन 28.3, केलांग 13.8, सोलन 27.0, मनाली 20.6, कांगड़ा 28.6, मंडी 27.3, बिलासपुर 29.0, चंबा 26.2, डलहौजी 19.3, जो बरहट्टी 24.1, कुफरी 17.4, पुपुमसेरी 16.8, नारकंडा 15.3, रिकांगपिओ 24.8, धौलाकुआं 30.3, बर्थीन 28.3 और मशोबरा में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फेस्टिवल सीजन में राशन कार्ड के हर मेंबर को मिलेगी एक्स्ट्रा चीनी, विभाग ने जारी किया कोटा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने फेस्टिवल सीजन में कांगड़ा जिला के लिए चीनी का एक्स्ट्रा कोटा जारी कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड पर दर्ज हर मेंबर को 100 ग्राम चीनी का अतिरिक्त कोटा देने जा रहा है। यानी एक राशन कार्ड में 5 मेंबर हैं तो पूरे परिवार को आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी। विभाग ने पूरे जिला के लिए 1781 क्विंटल अतिरिक्त चीनी का कोटा जारी किया है। होलसेल गोदामों से डिपुओं में सप्लाई के बाद यह कोटा लोगों में बांटा जाएगा। जिला भर में 17,81,000 राशन कार्ड पॉपुलेशन है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। इस महीने दिवाली, भैया दूज व धनतेरस जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। डीएफसी पुरुषोत्तम सिंह ने खबर की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार चीनी की खेप होलसेल सेंटरों में पहुंच चुकी है। सेंटर वाइज बात करें तो पपरोला को 102 क्विंटल चीनी मिली है। इसी तरह पंचरुखी को 90, सिद्धपुर सरकारी को 92, नगरोटा बगवा को 121, खनियारा को 102, चैकरू को 104, पुहाड़ा को 113 क्विंटल एक्स्ट्रा चीनी मिली है। बड़ा भंगाल को मिली 55 किलो चीनी। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को एक्स्ट्रा चीनी के रूप में 55 किलो कोटा मिला है। इसके अलावा धीरा को 51, थुरल को 49, लंबागांव को 61, रानीताल को 68, नगरोटा सूरिया को 67, खुंडिया को 45, देहरा को 103, ढलियारा को 84, जौड़बड़ को 56, नूरपुर को 143, भड़वार को 57, कंदरौन को 126, रेहन को 142, बरोट को 4 क्विंटल चीनी का अतिरिक्त कोटा दिया गया है। डीएफसी पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जिला के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे अपने नजदीकी राशन डिपो में जाकर चीनी का अतिरिक्त कोटा ले लें। कहीं दिक्कत है तो विभाग से संपर्क करें। विभाग अपने ग्राहकों को चावल, आटा व कुछ अन्य चीजें फोर्टिफाइड बांट रहा है। इसमें अफवाहों पर ध्यान न दें। पंजाब के बाद अब हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़के, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बढ़ाने पर जताया विरोध। राज्य सरकार की ओर स्पेशल रोड टैक्स की नई दरें निर्धारित करने पर अब हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। इससे पहले जहां बाहरी राज्यों के मांग पर सरकार ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहनों के लिए बढ़े हुए टैक्स में कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार ने बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों को छूट दे दी है, लेकिन हिमाचल के टैक्सी मैक्सी ऑपरेटरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बढ़ा दिया है।
ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उप मुख्यमंत्री व परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर यह टैक्स वापस लेने की मांग की है। अधिसूचना के तहत परिवहन विभाग ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिक्शा पर प्रति वर्ष 2005 सीटर से कम 8,000 सालाना, 10 सीट से कम 5 से ज्यादा पर 2,000 पर सीट सालाना, 20 सीट से कम 10 से ज्यादा 3,000 पर सीट सालाना और 23 सीटों या इससे अधिक सीट पर 5,000 पर सीट सालाना तय किया है। ऑपरेटरों का कहना है कि यह टैक्स बहुत अधिक है, जबकि पहले ऑल्टो कार यानी 4+1 यानी 5 सीट से कम वाहन का सालाना टैक्स 1,350 रुपए होता था। इसके अतिरिक्त 7+1 सीट वाली गाड़ी का 4,800 होता था, वहीं 9+1 वाली गाड़ी का 6,700 और अब ये 18,000 रुपए बन रहा है। वहीं 12+1 वाली गाड़ी का पहले टैक्स 9,000 रुपए सालाना टैक्स होता था, वहीं अब यह 27,000 रुपए टैक्स बन रहा है। कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर और अध्यक्ष मकरध्वज शर्मा और महासचिव संदीप कंवर का कहना है कि टैक्सी कारोबार पहले से ही मंदा चल रहा है और सरकार ने सालाना टैक्स बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बढ़ाए हुए टैक्स को तुरंत वापस ले। बीजेपी का काम सिर्फ आरोप लगाना। खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे पूर्व सीएम अनिरुद्ध सिंह। हिमाचल के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा का काम सिर्फ आरोप लगाना है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। श्री सिंह ने कहा कि आपदा में जिन जिन लोगों ने भी मुआवजे के लिए आवेदन किया है, उनको लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार पहली किस्त में आवंटित कर चुकी है। आगे भी ये सहायता राशि आपदा से प्रभावित लोगों को देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जिला परिषद कैडर को लेकर कहा कि आज के समय में जिला परिषद के कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। जो उनकी मांगे हैं, उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक काम कर रही है। इस बारे में कर्मचारियों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की देनदारियों को समय समय पर दिया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि शांता कुमार एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी सरकार के काम की सराहना की है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि चिकित्सकों द्वारा मुख्यमंत्री को अभी आराम करने की सलाह दी गई है। 2-3 दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। वे 1 सप्ताह के भीतर अपना काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री से मिलकर वापस शिमला लौटे हैं। शौचालय के टैंक में दबा दी पेयजल पाइप, भनक लगते ही हुआ बड़ा एक्शन। शिक्षा खंड नगरोटा सूरिया के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल सेर में शौचालय के खड्डे का निर्माण बनने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। खड्डे का निर्माण पंचायत बासा द्वारा बिना मानदंडों से करवाया जा रहा है और वहीं पेयजल की मुख्य पाइपलाइन को भी खड्डे के बीच ही दबा दिया गया था। इसकी भनक मीडिया को लगते ही पेयजल विभाग हरकत में आया और निर्माण कार्य रुकवाकर पाइप को बाहर निकाला गया। अगर यह पेयजल पाइप गड्ढे में ही रह जाती तो इससे शौच युक्त पेयजल आपूर्ति की संभावना बढ़ गई थी और इससे महामारी भी फैल सकती थी, क्योंकि पेयजल की आपूर्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी आपूर्ति होती है। मीडिया की शिकायत के बाद जल शक्ति विभाग व खंड विकास अधिकारी कार्यालय हरकत में आया और पेयजल पाइपलाइन को खड्डे से बाहर किया गया।
डिपोओं में अभी तक नहीं पहुंची दालें, सिविल सप्लाई ने प्रदेश के गोदामों में पहुंची गीली चीनी की सप्लाई भी लौटाई। सस्ते राशन के डिपोओं में अभी तक दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, चीनी मिल से इस बार गोदामों में गीली चीनी की सप्लाई ही भेज दी गई थी, जिसे सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने वैसे ही गोदामों से वापस लौटा दी है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को दिवाली फेस्टिवल कोटा तो दूर, इस बार चीनी का दूसरा कोटा भी दिवाली तक नहीं मिल पाएगा। राशन कार्ड धारकों को फेस्टिवल सीजन पर दालें व चीनी बाजार से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ सकती है। हालांकि सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने चीनी की दूसरी मिल से चीनी का कोटा उठाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि डिपोओं को समय पर चीनी का कोटा मुहैया करवाया जा सके। बता दें कि डिपोओं में मिलने वाली दालों के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सिविल सप्लाई कारपोरेशन के गोदामों में नवंबर माह के राशन में दालें नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा चीनी मिल से कंपनी द्वारा भेजी गई गीली चीनी को सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने गोदामों से वैसे ही वापस लौटा दिया है, ताकि राशन कार्ड धारकों को घटिया चीनी डिपोओं में न खरीदनी पड़े। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने अब दूसरी मिल से चीनी का कोटा उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सिविल सप्लाई गोदामों में चीनी का कोटा समय पर मुहैया करवाने में जुट गया है, लेकिन दिवाली तक सभी राशन कार्ड धारकों को चीनी का कोटा मिल पाना मुश्किल है। राशन कार्ड धारक जहां फेस्टिवल कोटे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने दिवाली पर्व को देखते हुए प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी देने का जो वादा किया था, वह त्योहार तक पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को फेस्टिवल सीजन में बाजार से दालें व चीनी महंगे दामों पर खरीदनी होगी। बाजार में महंगाई गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के खूब पसीने छुड़ा रही है। बाजार में दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से डिपोओं में आधा अधूरा राशन पहुंचने से राशन कार्ड धारकों की दिक्कतें बढ़ गई है। दालों के टेंडर जल्द, मिलेगी राहत। संजीव वर्मा, एरिया मैनेजर, सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर ने बताया कि चीनी मिल से कंपनी ने गीली चीनी की जो सप्लाई गोदामों को भेजी गई थी, उसे वैसे ही लौटा दिया है। नई चीनी मिल से चीनी का कोटा उठाने के निर्देश मिल गए हैं। ऐसे में डिपोओं में चीनी का कोटा भी जल्द मुहैया करवा दिया जाएगा। दालों के टेंडर भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे, ताकि दालों का कोटा भी समय पर डिपोओं में पहुंच सके। सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, केस ट्रांसफर के मामले पर आज होगी सुनवाई। हिमाचल सरकार में नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने मेंशन मेमो के तहत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार अब इस मामले को शुक्रवार को वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब की लंबित याचिका के साथ सुना जाएगा। इससे पहले यह मामला हिमाचल हाई कोर्ट में चल रहा था और 4 नवंबर को इसकी सुनवाई तय थी। 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में होने वाली एक्टिविटी की जानकारी 4 नवंबर को सरकार हिमाचल हाई कोर्ट में रख सकती है। इधर हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस केस की सुनवाई के लिए अब खंडपीठ को बदल दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट में दी थी कि वह केस ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में अभी इस केस की मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई थी। केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर कोर्ट से फैसला हो गया था, जो भाजपा के पक्ष में गया था।
हिमाचल के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर चल रहे इस मामले पर सबकी नजर है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को मिली फंडिंग का डाटा देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पार्टियों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी दे। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसने कितना पैसा डोनेट किया यह सरकार नहीं जानना चाहती है। चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी को इसका पता चले। अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाजपा को इसका पता चले। प्रदेश में कानून व्यवस्था का उठ चुका है जनाजा, फिरौती के लिए गोलीबारी की घटना स्वीकार नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा उठ गया है। फिरौती के लिए दिन दहाड़े खुलेआम लोगों को गोली मारी जा रही है। आज तक हमने हिमाचल प्रदेश में इस तरह के माफियाराज की घटना नहीं सुनी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस तरह के माफिया का फन कुचलना होगा, उसके लिए चाहे जो कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि ऊना के हरोली में फिरौती न देने पर कारोबारी को गोली मारने की घटना से आज पूरे ऊना में दहशत का माहौल है। ऊना के कई लोगों से मेरी बात हुई, सबने यही कहा कि इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिमाचल में फिरौती और गुंडा टैक्स जैसी चीजों की मांग करके गोलीबारी करेगा। उन्होंने कहा कि आज नगरोटा में जमीनी विवाद में एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने अपने सगे भाई और भाभी की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में यदि किसी को भी इस तरह के अपराध की उम्मीद नहीं थी तो सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि ऐसे अपराध प्रदेश में होने भी न पाए। माफिया का फन कुचलने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष पूरी जिम्मेदारी से सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की घटना पर अंकुश लगना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश कानून से चलेगा, माफिया से नहीं। कारोबारी सरकार को टैक्स देते हैं, वह गुंडा टैक्स नहीं देंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे और माफिया को उनकी सही जगह दिखाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश अपनी शांति प्रियता और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है और यही हमारे प्रदेश की पहचान रहनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह प्रदेश की पहली घटना है, सरकार यह सुनिश्चित करे कि यही आखिरी घटना भी हो। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में किसी तरह स्वीकार नहीं की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाचारों के माध्यम से पता चला है कि अन्य राज्य की जेल में बैठे माफिया द्वारा इस तरह की कार्रवाई करवाई गई है। माफिया द्वारा कारोबारी से पैसे की मांग की गई थी, पैसा न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? पुलिस द्वारा माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब सरकार पुलिस विभाग को तलाशने होंगे।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और इस मामले में शामिल हर अपराधी को ऐसी सजा दी जाए कि प्रदेश में फिर से इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कोई और न कर सके। कांगड़ा के जसौर में शिक्षक और उनकी पत्नी की हत्या, पुलिस और प्रशासन की नाकामी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज कांगड़ा के नगरोटा बगवां से लगते जसौर में जमीनी विवाद में एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने अपने सगे भाई और भाभी की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। इस तरह से प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। पिछले माह 6 अक्टूबर को ऊना के ही बहडाला में सहकारी सभा के सचिव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह की निजी रंजिश में हत्या पुलिस की नाकामी और उसके खुफिया सूचना तंत्र की विफलता है। एक दिन में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। इस तरह के मामले पुलिस के गोपनीय सूचना तंत्र की सहायता से रोके जा सकते हैं। बदले की भावना से काम कर रही सरकार, प्राकृतिक खेती योजना बंद करना राजनीतिक प्रतिशोध। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है। पूर्व की जयराम सरकार के योजनाओं को बंद करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लिए गए सभी अच्छे निर्णयों को राजनीतिक विद्वेष की भावना से बदल रही है, जिसका बड़ा दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। डा बिंदल ने कहा कि उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करना, पटवार सर्किल, तहसील ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली बोर्ड के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर और कॉलेज इत्यादि को बंद करना केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिए गए अदूरदर्शी निर्णय है। डा बिंदल ने कहा कि इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि पूरी तरह से राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर लिया गया निर्णय है। हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की गई और हजारों किसानों ने प्रदेश भर में इसका प्रशिक्षण लिया और प्राकृतिक खेती करनी शुरू की, जिसके अच्छे परिणाम हिमाचल में आए। किसान को समृद्ध बनाने वाली इस योजना को जहां जयराम ठाकुर सरकार ने शुरू किया, वहीं महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का बड़ा योगदान रहा और हिमाचल प्रदेश के कार्यों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्तर पर माननीय संसद सदस्यों को आचार्य देवव्रत जी ने संबोधित किया। इस तकनीक से बनाई गई खाद का उपयोग कई देशों के विभिन्न हिस्सों में कामयाबी से किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।